नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अनीता यादव आप सभी का हमारी हिंदी की कक्षा में स्वागत करती हूँ। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा विषय है 12वीं कक्षा की आरोह पुस्तक से कवि परिचय। कवि परिचय अर्थात जो हमारा काव्य खंड है उसमें कविताएं हैं और कविताओं के साथ साथ 12वीं कक्षा के सभी कक्षाओं में कवि का जीवन परिचय भी लिखने के लिए आता है और ये जीवन परिचय 4 अंक का होगा। तो 4 अंक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उससे पहले मैं आपको ये जीवन परिचय समझाऊं, उससे पहले मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि हमें कवि परिचय लिखना किस प्रकार चाहिए, क्योंकि बच्चे सही प्रकार से प्रस्तुति नहीं कर पाते हैं और उनको पूरे अंक नहीं मिलते हैं। फिर उनकी शिकायत रहती है कि हमने लिखा तो सारा था लेकिन हमारे अंक पूरे नहीं आए। फिर वो कहते हैं कि हिंदी भाषा में पूरे अंक नहीं मिलते। ऐसा नहीं है। अगर आप कोई भी प्रश्न अच्छे तरीके से लिखोगे, उसकी प्रस्तुति आपकी बिल्कुल सही होगी, तो आपके पूरे अंक भी मिल सकते हैं। तो आइए मैं आपको समझाती हूँ कि हमें कवि परिचय किस प्रकार लिखना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो मैं आपको समझा रही थी कि हमें जीवन परिचय लिखते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखो बेटा, वैसे तो कवि के पूरे जीवन के बारे में हमें बताना है तो बहुत लंबा हो जाता है, लेकिन हमें इतना बड़ा भी नहीं लिखना। लेकिन हमें ऐसा भी नहीं करना कि उनकी मुख्य बातें, हम उनके जीवन की मुख्य बातें बता ही ना पाए। तो मैं आपको बताती हूँ, कुछ हमें मुख्य बिंदु बनाने हैं जिसके आधार पर हमें कवि का जीवन परिचय लिखना है। अगर हम उन मुख्य बिंदु के आधार पर उनके जीवन के बारे में बताएंगे तो आपको पूरे पूरे अंक मिलेंगे। पहला नंबर मैं बताऊंगी, जन्म बताना है आपको कवि का। उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, किस शहर में हुआ, प्रदेश में हुआ, तो वो उनके बारे में आपको पूरा बताना है। दूसरा आप लोगे उनकी शिक्षा के बारे में, उनकी आरंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई, उनके आरंभिक जीवन के बारे में अगर है। कई कवियों के बारे में होता है, काफी सारा विशेष तौर पे बताया जाता है उनके आरंभिक जीवन के बारे में, और कई के बारे में नहीं होता। तो उनके आरंभिक जीवन के बारे में बताओ, उनकी आरंभिक शिक्षा के बारे में लिखो, और उसके बाद उन्होंने जो कार्य किया है, अध्यापन किया है, लेखन किया है, या कहीं विशेष जगह पर उन्होंने कार्य किया है वो बताएंगे, और उसके साथ ही उनके निधन के बारे में बताएंगे। अगर निधन नहीं हुआ, अभी वो जीवित है, तो वो भी हमें नहीं लिखना है। उसके बाद हम नंबर 3 पर लेंगे उनकी रचनाएं। उन्होंने अपनी कौन कौन सी रचनाएं लिखी, उन रचनाओं के बारे में आप अलग से लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि आप एक निबंध की तरह लिखना शुरू कर दो और बीच में आप रचनाएं लिख दो, तो वो परीक्षा में जब चेक करते हैं टीचर, वो देख नहीं पाते हैं अच्छे से। तो आपको रचनाएं के लिए अलग से पॉइंट बनाना है और उसके बाद उनकी रचनाओं के बारे में लिखना है। उसके बाद अगला पॉइंट हम बनाएंगे सम्मान। उनको अपने जीवन में कौन कौन से सम्मान मिले हैं उनके बारे में आप अलग से बताओ, ताकि उसके अलग से आपको पता लगे, टीचर को, चेक करने वाले को, कि बच्चे को पता है। अगर किसी को सम्मान नहीं मिले हैं, जैसे कबीर है, मीरा है, तुलसीदास जी है, इनके सम्मान नहीं है, तो वो कोई बात नहीं है, उसको आप छोड़ दो। और फिर उनकी भाषा शैली और उनकी काव्यगत विशेषताओं के बारे में लिखो। अगर आप इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए कवि का जीवन परिचय करेंगे तो यकीनन आपको पूरे अंक मिलेंगे। तो इसके साथ ही इन्हीं बिंदुओं के आधार पर मैं अब आपको हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन परिचय समझाती हूँ। तो आओ बच्चों, अब इन्हीं बिंदुओं के आधार पर हम करते हैं हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन परिचय। हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन परिचय पेपर के आधार पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये लगभग परीक्षा में आता है, तो इसलिए आप इसको छोड़ेंगे नहीं, बहुत अच्छे से याद करेंगे। इनके जीवन के बारे में शुरू करने से पहले नंबर 1 के हिसाब से इनका जन्म, हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद के कटरा मोहल्ले में हुआ था। इनका जन्म एक कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके पिता श्री प्रताप नारायण जी थे, जो बहुत ही खुश मिजाज व्यक्ति थे। इनका आरंभिक जीवन कोई ज़्यादा सुखद नहीं था। इनके जीवन में आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, अनेक कष्ट झेले इन्होंने। इनकी पहली पत्नी, जिनका नाम श्यामा था, वो एक असाध्य बीमारी से ग्रस्त थी। उनकी मृत्यु हो गई, जिसके कारण इनके जीवन में अनेक कष्ट आए और जीवन में दुख आ गए। उसके बाद 1942 में इन्होंने तेजी बच्चन से विवाह किया, जिसके बाद इनके जीवन में तरक्की और प्रगति आई। इनकी शिक्षा के बारे में बात करते हैं। हरिवंश राय बच्चन जी की आरंभिक शिक्षा काशी में हुई। उसके बाद 1938 में इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर यानी एमए की परीक्षा पास की। उसके बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की।
पीएचडी प्राप्त करने के बाद ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ही अध्यापक के पद पर कार्य करते रहे। हरिवंश राय बच्चन जी आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से भी जुड़े थे और भारत सरकार ने इनकी प्रतिभा को देखते हुए इन्हें विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के पद पर भी नियुक्त किया था और 1966 में हरिवंश राय बच्चन जी को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था। 18 जनवरी 2003 को मुंबई में इनका निधन हो गया था। अब बात करते हैं इनकी रचनाओं के बारे में। तो रचनाएं हरिवंश राय बच्चन जी की बहुत अधिक हैं, तो इनको हम अलग अलग करके भी कर सकते हैं और अगर आप अलग अलग करके याद नहीं कर सकते तो एक साथ भी लिखते हैं, लेकिन मैं आपको समझाऊंगी अलग अलग करके। पहले हरिवंश राय बच्चन जी के काव्य संग्रह है। इनका सबसे पहले कविताई मधुशाला जो 1935 में प्रकाशित हुई थी। मधुशाला इनके लिए प्रसिद्धि का आधार बनी। उसके बाद 1938 में मधुकलश, मधुबाला, ये 2 कविताएं हैं। तो इनको याद करने का सबसे आसान तरीका यही है कि ये तीनों कविता मधु के नाम से शुरू होती है। मधुबाला, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, 3 तो आपको तुरंत याद हो जाएंगी। उसके बाद इनकी अन्य रचनाएं हैं निशा निमंत्रण, मिलन यामिनी, सतरंगणी पंखों वाली, 2 चट्टाने, आकुल अंतर, एकांत संगीत, ये इनकी अनेक रचनाएं। इसके बाद हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा के बारे में बात करते हैं। हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा हिंदी साहित्य की सबसे वृहद आत्मकथा है। अब तक की इतनी बड़ी आत्मकथा किसी की भी नहीं है। इन्होंने अपनी आत्मकथा को 4 भागों में लिखा है, 4 खंडों में लिखा है। तो क्रम के अनुसार आइए बताते हैं। इनकी आत्मकथा का पहला भाग है क्या भूलूं क्या याद करूं। दूसरा भाग है नीड़ का निर्माण फिर से। तीसरा भाग है बसेरे से दूर और चौथा भाग है 10 द्वार से सोपान। तो ये इनकी आत्मकथा है, 4 खंडों में लिखी हुई। उसके बाद हरिवंश राय बच्चन जी ने अनुवाद भी किए हैं। 3 अनुवाद हैं इनके, हेमलेट, मैकबेथ और जनगीता। हरिवंश राय बच्चन जी ने डायरी भी लिखी है। इनकी डायरी का नाम प्रवास की डायरी है। अब मैं आपको एक बात समझाना चाहूंगी, क्योंकि मैंने तो आपको अलग अलग समझाया है, काव्य संग्रह अलग बताए हैं, आत्मकथा अलग बताई है, अनुवाद अलग, डायरी अलग। अगर आपको बिल्कुल सही सटीक याद हो तो आप अलग अलग करके लिखना, वरना आप रचनाएं करके सारी एक साथ लिख देना। गलत लिखना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऐसा ना हो कि रचनाओं में आत्मकथा लिख रहे हो, आत्मकथा में आप अनुवाद लिख दो, अनुवाद में आप डायरी लिख दो, तो वो गलत असर जाता है, गलत प्रभाव पड़ता है। अगर आपको चारों सारी चीजें अलग अलग बिल्कुल सही पता है तो अलग अलग करके लिखो, वरना रचनाएं शीर्षक देके इनकी सभी आत्मकथा, अनुवाद, डायरी और काव्य संग्रह सब एक साथ लिख दीजिए। उसके बाद इनके सम्मान। हरिवंश राय बच्चन जी को अनेक सम्मान मिले हैं। उन्हीं में से एक है हिंदी साहित्य का अकादमी सम्मान मिला है इनको, एक सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला है, एक सरस्वती सम्मान मिला है और भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया है और उत्तर प्रदेश सरकार ने इनको भारत भारती सम्मान दिया है। भाषा शैली के बारे में बात करते हैं। हरिवंश राय बच्चन जी की भाषा बहुत ही सहज और भावानुकूल थी। इन्होंने आडंबरहीन भाषा का प्रयोग किया है। इनकी भाषा इनके मन को, भावों को प्रभावमयता के साथ प्रकट करती है। इनके जो कविताएं हैं उनमें लयात्मकता है, गेयात्मकता, इसलिए इनके कविताओं को गीत के उसमें भी माना जाता है। इसीलिए कहते हैं इनको आधुनिक गीतकारों में भी इनका नाम लिया जाता है। हरिवंश राय बच्चन, इनकी काव्यगत विशेषताओं के बारे में बताएंगे। हरिवंश राय बच्चन जी हलावाद के संस्थापक थे, हलावाद के प्रवर्तक। हलावाद यानी मस्तीवाद। जिस तरह छायावाद के बाद हलावाद शुरू हुआ, वो हरिवंश राय बच्चन जी ने ही शुरू किया था। मस्तीवाद यानी कि ये अपने आप में ही मस्त रहते थे, ये दुनिया की कोई परवाह नहीं करती थी। उनके बारे में कौन सही कह रहा है या गलत कह रहा है, इस बात की कभी इन्होंने परवाह नहीं की। इनके जीवन में सुख है, दुख है, जो भी है, इन्होंने बड़ी एक रूपता के साथ दोनों को सहन किया है, इसलिए मस्तीवाद के ये प्रवर्तक थे। हरिवंश राय बच्चन जी उमर खयाम से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने उनके रुबाइयों का बहुत अच्छा अनुवाद किया। तो ये तो हमारे हो गया हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन परिचय। अगर आप मेरे बताए अनुसार
इस प्रकार अलग अलग जन्म के बारे में, शिक्षा, उनके आरंभिक जीवन के बारे में, रचनाएं, सम्मान और भाषा शैली और विशेषताएं, काव्यगत विशेषताएं आप एक क्रम के अनुसार लिखेंगे तो विश्वास कीजिए आपको पूरे अंक मिलेंगे। ऐसा ना हो कि आप रचनाएं और सम्मान मिक्स कर दें तो वो नहीं पता लगेगा कि रचनाएं कौन सी और सम्मान कौन सी है। तो अच्छे से याद कीजिए और उसको बाद उसके लिखिए। तो ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।